जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है भारतीय संविधान में और भाग 3 में। तो यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और इसके बारे में विस्तार से जानकारी होना चाहिए। जो विद्यार्थी है, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको तो जानकारी होना ही चाहिए। साथ ही जो नहीं पढ़ते हैं, जो जीवन जीने के लिए यह इस टॉपिक को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप मौलिक अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं तब तक आपका अधिकार के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं होता है, तो आप कैसे समझिएगा। तो सबसे पहले अपने अधिकार को सभी व्यक्ति को जानना चाहिए कि आपका अधिकार क्या क्या है और आप भारतीय संविधान के अनुसार क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपको आज़ादी दी गई है, क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई है। तो चलिए हम समझते हैं। मौलिक अधिकार है, पहला टॉपिक है यही, जो संविधान के भाग बोले तो 3 में रखा गया है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में रखा गया है और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है। इसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। चलिए पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं आज। चलिए ठीक है, पॉलिटी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह बात हम पहले बता दिया। तो यह एक मौलिक अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है, क्योंकि इसको जन्म के बाद प्राप्त किया जा सकता है। जैसे नागरिकता जन्म के तुरंत बाद प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो आपको इसको नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है, क्योंकि यह जन्म होने के बाद तुरंत आपको मौलिक अधिकार प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्राप्त हो जाता है। लेकिन नागरिकता क्या है कि आपको नागरिकता तो अगर भारत में जन्म हुआ है तो नागरिकता तो मिल जाती है, लेकिन होता क्या है कि जब तक आप 18 साल नहीं हो जाते हैं तब तक आपको नागरिकता का सभी अधिकार नहीं मिलते। जैसे वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है और जो किसी भी एग्जाम में फॉर्म डालने का अधिकार नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो 18 साल के बाद प्राप्त होता है। लेकिन नागरिक आप भारत के होते हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसे अधिकार है जो 18 साल के बाद दिए जाते हैं। चलिए ठीक है, तो इसको नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। इसको भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है। तो सबसे डायरेक्ट ऐसे किसी एग्जाम में पूछ लेता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, तो भाग 3 में। ठीक है, तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार सबसे USA यानी अमेरिका से लिया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोचे पूछता है प्रश्न कि मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है। तो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए भी करके बहुत 4 ऑप्शन होते हैं। ब्रिटेन होगा, अमेरिका होगा और इंग्लैंड भी होगा, इंग्लैंड और ब्रिटेन होगा। तो दक्षिण अफ्रीका भी हो सकता है, तो उसमें आप लगाइएगा अमेरिका। तो चलिए समझ लीजिए बात। तो मौलिक अधिकार के रक्षा कौन करता है? ठीक है, मौलिक अधिकार के रक्षक, तो मौलिक अधिकार के रक्षक एक होता है सुप्रीम कोर्ट और प्लस हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार को रक्षा करता है, रक्षा प्रदान करता है, यानी मान्यता दी जाता है? तो आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी ने इनको संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत ही संविधान मौलिक अधिकार को मान्यता प्राप्त है। अगर आर्टिकल 32 अगर नहीं होता तो इसका मतलब यह तो दिया गया, लेकिन इसको लागू करने का कार्य नहीं पूरा होता, तो ये इसका महत्वपूर्ण उतना मान्यता नहीं बढ़ता। ठीक है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा इसका रक्षा किया जाता है, लागू करवाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नीचे से नहीं जाना है इसमें आपको, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर इच्छा है तो आर्टिकल 226 के तहत डायरेक्ट आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट जाने की इच्छा आपको नहीं है तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नीचे से नहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इच्छा है कि नीचे से जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाए, तो आप जा सकते हैं, इसमें आपके कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, निलंबित कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। जैसे कि अगर युद्ध छिड़ गया है, उस समय अगर आप कहते हैं कि मेरा यह अधिकार, हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, तो उस इलाका में अगर मान लीजिए कि आप किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, ऐसे करके यहाँ एक क्षेत्र है इसमें रहते हैं, और जब यहाँ पर युद्ध छिड़ने की संभावना है तो आपको यहाँ पर खाली करा दिया जाएगा सेना के द्वारा, तो आप कहिएगा कि मेरा अधिकार है, हम यहाँ पर रहेंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत। तो ऐसे आप नहीं कह सकते, उस समय अधिकार है तो उस समय निलंबित किया जा सकता है।
तो चलिए आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक पूरा चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम 19 से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए 12 से 18। तो मौलिक अधिकार में 12 से 18 में पहला है 12। तो 12 में दिया गया है मौलिक अधिकार का परिभाषा कि मौलिक अधिकार क्या है, इसको कैसे लागू करे, कोई भी स्टेट मतलब राज्य इसको कैसे लागू करे, इसके नियम और कानून के बारे में इसमें बताया गया है। सबसे पहले मौलिक अधिकार की इसमें परिभाषा दिया गया है आर्टिकल 12 में, और इस राज्य को बताया गया, निर्देश दिया गया है कि राज्य को निर्देश दिया गया है कि इसको कैसे लागू करे। राज्य का मतलब अब यह नहीं समझिएगा कि बिहार राज्य को लागू करने का निर्देश दिया गया, चाहे सिक्किम हो या यूपी हो, ये छोटे छोटे राज्य को नहीं दिया गया है। इसका मतलब डायरेक्ट केंद्र से मतलब है, यानी भारत से मतलब है। जैसे कि राज्य के बारे में हम एक डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे कि राज्य कौन है। राज्य बिहार और यूपी ये सब राज्य का एक छोटा छोटा अंग है पॉलिटी के अनुसार। तो इसमें हम राज्य के बारे में अभी फिलहाल में भारत समझेंगे। अमेरिका भी एक राज्य है, क्यों ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में इसमें थोड़ा एक लंबा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम एक विस्तार से बना देंगे, जान लीजिएगा आप। लेकिन एक छोटा सा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बिहार के पास जनसंख्या है, क्षेत्र है, सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है, इसलिए बिहार राज्य नहीं है। बिहार एक राज्य का एक अंग है, ये भारत एक राज्य है, इसलिए राज्य के मतलब ये हो गया, समझ में आ गया। राज्य के मतलब अभी केंद्र से लेंगे, ठीक है। चलिए आर्टिकल 13 के बारे में चर्चा करेंगे। 13 में दिया गया है अल्पीकरण, ठीक है। अल्पीकरण का मतलब होता है आपका अधिकार को सीमित कर देना। आपके पास मौलिक अधिकार है, अगर आपके मौलिक अधिकार से किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार को दिक्कत होता है, परेशानी होता है, आपके पास भी मौलिक अधिकार है और उस व्यक्ति के पास भी मौलिक अधिकार है, लेकिन आपके मौलिक अधिकार से अगर उस व्यक्ति, कहने का मतलब है आपके मौलिक अधिकार से किसी दूसरे व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो तो आपका मौलिक अधिकार अल्पीकरण कर दिया जाएगा, यानी सीमित कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए। जैसे कि आपके पास अधिकार है, आप अगर बिना काम के किसी व्यक्ति को पीट देते हैं, तो ये तो आपका कहिएगा कि मेरा मौलिक अधिकार है, तो आपका अधिकार सीमित कर दिया जाएगा, गलत समझे। आपके पास मतलब कि किसी के घर में चले जाइएगा गलत दृष्टिकोण से, तो उसका निजता का अधिकार है, तो आप वहां पर ये लागू नहीं कर सकते, आपका अधिकार सीमित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप दो बात समझ लिए, मौलिक अधिकार परिभाषा समझ लिए, पहला परिभाषा, दूसरा अल्पीकरण। तीसरा में इसमें 14 से 18 तक इसमें बताया गया। 14 से 18 के बारे में समता या समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, लेकिन 14 से 18 तक में सबका अलग अलग अधिकार है, लेकिन मेन है इसमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच रखा गया है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 14 के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो 14 में रखा गया है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता है, कहने का मतलब इसका विधि के समक्ष समानता का सीधा सा मतलब है कानून के सामने सब कानून का सबके साथ समान व्यवहार, समझ है ऐसे। किसी मतलब कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हो, या राष्ट्रपति हो या नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, सब के लिए कानून बराबर है और कानून के हिसाब से सब बराबर है, ठीक है। तो कानून के समक्ष समानता का मतलब है सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा कानूनी दृष्टिकोण से। अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो एक नेता भी जाता है तो कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है, और एक आम आदमी भी जाता है तो खड़ा होना पड़ता है। तो सीधा सा मतलब है कि आपको समझ में आ गया होगा विधि के समक्ष समानता का मतलब सबके साथ सबके साथ समान कानूनी रूप से किया जाए, सबके साथ समान व्यवहार कानूनी किया जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए, सबके साथ कानूनी कार्रवाई समान किया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर आम आदमी के लिए कोई भी कांड किया तो उसके लिए 12 वर्ष की सजा होगी, और कोई उससे मतलब कि दबंग आदमी उसके लिए 8 वर्ष की सजा होगी, ऐसे नहीं। इसमें संविधान के अनुसार दोनों आदमी के 12 वर्ष की सजा होगी, सेम समान। मतलब कहने का मतलब अगर आप एक हत्या करते हैं, तो अगर कोई आम आदमी हत्या करता है तो चाहे कोई नेता हत्या करता है, तो दोनों के लिए समान ही सजा होगी, अलग अलग इसके लिए प्रावधान नहीं दिया गया है। समझ में आ गया होगा। एक कोई भी व्यक्ति हो, समान सजा होना चाहिए, समान कानून समान व्यक्ति के लिए। तो चलिए इसमें, और यह विधि के समक्ष समानता किस देश से प्रेरित है, ये इतना सा शब्द वाक्य ये ब्रिटेन से प्रेरित है, ठीक है, ब्रिटेन से संबंधित है। और नोट में एक बात और है, कानून के समक्ष समानता, ये कानून के समक्ष संरक्षण,
कानून के मतलब विधि के समान समानता है। विधि के समान मतलब विधि के समान समानता का मतलब है कि कानून के सामने सब समान है, ठीक है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन कानून के संरक्षण, कानून के समान संरक्षण ये कहाँ से प्रेरित है? तो अमेरिका से। पूछा जाता है कि कानून के समान संरक्षण कहाँ से प्रेरित है? तो अमेरिका से। अब विधि के समक्ष समानता कहाँ से प्रेरित है? तो ब्रिटेन से, ठीक है। अब चलिए हम अनुच्छेद 15 में आते हैं, आर्टिकल 15 में। इसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान यानी सार्वजनिक हो या सरकारी हो, किसी के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आप कोई भी व्यक्ति निचली कास्ट से आता है, निचली कास्ट से आता है, और कोई मतलब कि हाई मतलब कि कहावत ऐसा होता नहीं है लेकिन होता है, लेकिन कहने का मतलब कोई भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड में जातिवाद कहते हैं कि तुम निचली जाति हो, हम तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकते हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा भेदभाव करते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत तो डायरेक्ट इच्छा हो तो सुप्रीम कोर्ट जाकर केस करेगा और सजा आपको मिलेगा। मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर, धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अन्य धर्मों के आधार पर जाति जो अनेकों छोटे छोटे जाति में बटे होते हैं। जन्म के आधार पर, इसका जन्म हुआ, उसका जन्म हुआ, स्थान जन्म का स्थान के, इसका जन्म बिहार में हुआ है, उसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। हिंदू मुस्लिम मतलब सिख ईसाई इसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जो सार्वजनिक हो या निजी हो, सरकारी हो, इस पर भेदभाव करना अपराध है, नहीं कर सकते। चलिए अनुच्छेद 16 में आते हैं। लोक नियोजन होगा, निर्वाचन लिखा गया है। लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन में हुआ सरकारी नौकरी में समानता। सरकारी नौकरी में समानता, इस लोक नियोजन में सीधा सा मतलब है सरकारी नौकरी में सभी को समान समानता मिलना है। समानता जैसे कुछ निचली कास्ट है जो उसको हमेशा नीचे की तरफ दब रहे हैं, तो उसके लिए कुछ विशेष आरक्षण के प्रावधान संविधान में दिया गया है। हालांकि जब संविधान बना उसी समय से इसमें आरक्षण के प्रावधान दिया गया है, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा ही दिया गया था, जो एकदम नीचे दबे हुए हैं निचली कास्ट, उसको ऊपर उठाने के लिए। ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे अमीर होते हैं कि वो अमीर होते जाते हैं और गरीब व्यक्ति गरीब ही रह जाते हैं, और वो अपने व्यक्तिगत या मतलब परिवर्तन नहीं कर पाते। इसके लिए उसमें कुछ आरक्षण दिया गया है कि ताकि वह निचली परिवार से ऊपर उठकर आ सके और विकास हो सके। हमेशा आगे बैकवर्ड या फॉरवर्ड वाला बात नहीं होता, सभी को लेकर सबका साथ सबका विकास, इसी के लिए नरेंद्र मोदी जी भी चलाते। चलिए अस्पृश्यता का अंत आ गया। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। अब छुआछूत का अंत, इस आर्टिकल 17 के तहत आप किसी के साथ छुआछूत मतलब छुआछूत का अंत है। इसमें आर्टिकल 17 में बताया गया कि छुआछूत का अंत के बारे में बताया गया है, ठीक है। आप यह नहीं कर सकते कि हम आपके साथ मतलब कि किसी जाति के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। पहले होता क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति निचली कास्ट के लोग अगर कल पर पानी पी लेते थे तो बड़ी कास्ट के लोग पानी नहीं पीते थे, मतलब अपने से नीचे वाला, तो ऐसा आप करना अपराध है। आर्टिकल 17 के तहत, आर्टिकल 17 के प्रयोग करके डायरेक्ट आर्टिकल 32 के प्रयोग करके 17 का उल्लंघन मानते हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके आपके ऊपर केस कर सकता है। तो अस्पृश्यता का अंत के मतलब छुआछूत का अंत है। तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं कि आप ये है हम आपके साथ खाना नहीं खा सकते, या खाना खाने का तो व्यक्तिगत बात है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बात है जो आप नहीं कर सकते छुआछूत, ठीक है। आर्टिकल 17 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत के मतलब आप भारत में हैं तो कुछ विदेशी उपाधि को राष्ट्रपति के बिना अनुमति से आप अपने नाम में नहीं जोड़ सकते। अगर राष्ट्रपति आपको अनुमति देती है तो आप जोड़ सकते हैं, ऐसे आप नहीं जोड़ सकते। जैसे कुछ उपाधि को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही जोड़ा जा सकता है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं राष्ट्रपति की से बिना परमिशन के। हालांकि वो राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है, कुछ पुरस्कार है उसमें तो आप जोड़ ही सकते हो, उसमें राष्ट्रपति का अनुमति एक तरह से कहिएगा तो हो ही जाता है। जैसे शिक्षा से संबंधित सुरक्षा, पद्म विभूषण जैसे देंगे, भारत रत्न देख लीजिए, ये सब क्यों पुरस्कार है, इस प्रकार है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 18 तक समझ में आया होगा। आर्टिकल 12 में परिभाषा, 13 में अल्पीकरण, 14 में विधि के समक्ष समानता है, ठीक है, इतना आप याद कर लीजिएगा। 15 में है जाति धर्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में समानता। 17 में उपाधियों, 17 में हो गया
अस्पृश्यता कांड, 18 में हो गया उपाधियों कांड, तो इतना ही था। ठीक है, अब हम अगले भाग में 19 पढ़ेंगे और पूरा धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद।